नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चली होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी ना, इस क्लास में हम लोग सांख्यिकी के जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये चार वेरिएंस मतलब प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब प्रसरण गुणांक और रेंज परिसर और परास, ठीक है, ये चार टॉपिक्स जो हैं इनको हम कवर करेंगे। ठीक है मित्रों, ये जो चार टॉपिक्स है ना, जब आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं या रेलवे का कोई सा भी एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उन एग्जामिनेशन में से मीन, मीडियन और मोड जो होता है हमारा, माध्य, मध्यिका और बहुलक, ठीक है, इनसे क्वेश्चन हो सके ना भी पूछे, लेकिन कोई भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको प्रसरण या मानक विचलन या प्रसरण गुणांक या परिसर या परास, इससे क्वेश्चन सांख्यिकी का जरूर आपको पूछेगा। ठीक है, और जब एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हमारा चल ही रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगी और आज से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 5 से 7 क्वेश्चन में जो ये चारों टॉपिक्स है हमारे, ये चारों टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और आप जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ड तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, कभी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, केवल आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और उस एग्जांपल से ये सारी चीजें जो है आपका प्रसरण, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक और परिसर या परास, इसको हम लोग कवर करेंगे तो ये चीजें काफी बेहतरी से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल जो है उस एग्जाम्पल को मैं लिखता हूं और उसके अकॉर्डिंग ये चारों चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये वास्तव में होते क्या है और कैसे इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा दिया गया है, ये डेटा है हमारे पास 14 दिया गया है। ठीक है, फिर 0, फिर 6 और फिर 8। ठीक है, ये डेटा है और इस डेटा के लिए हम ये तीनों चीजें कैलकुलेट करेंगे, प्रसरण, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक और परिसर या परास। तो परिसर और परास की बात अभी छोड़ देते हैं, केवल ये जो 3 टॉपिक्स है ना, इन तीनों टॉपिक्स के लिए हम लोग बात करेंगे। परिसर को मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लेके परिसर को अलग से मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों क्वेश्चन है हमारे ना, जो प्रसरण, मानक विचलन और प्रसरण गुणांक, इन तीनों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन से। क्योंकि यहां से देखिए जब आप वेरिएंस निकाल लेंगे ना, पहले मैं इनका एब्रिविएशन लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म। देखिए वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से। ठीक है, जो हमारा मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसडी से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे सीवी से। किससे? सीवी से। ठीक है, तो केवल जब हम वेरिएंस निकाल लेंगे कि कोई भी डेटा हमारा दिया गया है, मान लीजिए यही डेटा, इसका हम वेरिएंस अभी निकालेंगे, तो केवल अब जब हमारा वेरिएंस हमें पता चल जाएगा या प्रसरण हम निकाल लेंगे इस डेटा का, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना मानक विचलन और प्रसरण गुणांक ये दोनों काफी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा प्रसरण निकालना। अगर आप प्रसरण निकाल लेंगे तो ये दोनों चीजें आराम से निकल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा डेटा दिया गया इसका हम प्रसरण निकालेंगे कैसे वास्तव में। ठीक है, तो क्या करना होता है, देखिए जो हमारा ये डेटा दिया गया इसको हम एक्स पहले कंसीडर करेंगे कि मान लेते हैं ये डेटा क्या है, एक्स है। कितना है? एक्स है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका सबसे पहले मीन निकालेंगे। सबसे पहले इस जो डेटा हमारा दिया गया इसको हम एक्स मान लेंगे और इस डेटा का मीन हम निकाल लेंगे कहीं पे भी। तो हम मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये चारों जो हमारे टर्म्स हैं इनको ऐड करेंगे और 1 2 3 4 है, 4 टर्म्स है तो उनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसका मीन निकालेंगे एम, तो इसका मीन का मतलब होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत। तो इसका औसत जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 14, ये 0 और ये 6 और ये 8। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 से 14 और 14 28, तो ये हो जाएगा 28 और बटे 4, तो ये आएगा हमारा 7। तो ये चीज याद रखिएगा, जो हमारा मीडियन आया है वो कितना आया है, 7। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया एक्स, इसको हमने इतना माना। फिर जो हमारा मीडियन दिया गया, मीडियन, ठीक है, मीडियन कितना दिया गया, 7। हम क्या करते हैं, जो हमारा मीडियन दिया गया यहां हम लिखेंगे x माइनस एम। x माइनस एम का मतलब क्या होगा कि चलिए पहले मीडियन हम लिख देते, इसके नीचे जो हमारा मीडियन होगा उस मीडियन को हम लिख देंगे। m इज इक्वल टू, मीडियन कितना है, देखिए 7, इसके नीचे भी 7, इसके नीचे भी 7 और इसके नीचे भी 7। मतलब क्या किया हमने, पहले हमने इसका जो x दिया था वो लिखा, जो मीडियन दिया गया था मीडियन लिखा। अब हमें क्या करना है, इस लाइन में x माइनस एम हमें लिखना है। ठीक है, x माइनस एम का मतलब क्या होगा कि जितने भी डेटा हमारे हैं इन सभी डेटा में से जो इसका मीन दिया गया है, इस मीन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 0 में से 7 माइनस करेंगे तो -7, 6 में से 7 माइनस करेंगे तो -1 और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने किया, x माइनस एम। अब हम क्या करते हैं, ये जो दिया गया डेटा हमारा x माइनस एम, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। क्या करेंगे,
होल स्क्वायर। तो जब हम 7 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 49। -7 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। -1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये जो 1 दिया गया इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्या किया, डेटा है, मीन निकाला, मीन को माइनस किया हमने, माइनस करने के बाद जो डेटा आ रहा है उसी का क्या किया हम लोगों ने स्क्वायर किया। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं से हमारा वेरिएंस आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस वास्तव में होता क्या, देखिए वेरिएंस जब हम निकालेंगे या जब हम प्रश्न निकालेंगे तो क्या होता है, ये जो दिया गया x माइनस एम का होल स्क्वायर ना, जो देखिए 4 डेटा 49 49 1 और 1, तो इन चारों को हम ऐड करेंगे और इसका अब हमें मीन लेना है, इसका औसत लेना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 49 प्लस 49 प्लस 1 और प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। तो जो वेरिएंस आ जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 49 दूना 98 99 और 100, तो ये हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो जो हमारा वेरिएंस आ गया, वेरिएंस वो कितना हो गया 25, वेरिएंस हो गया हमारा 25। बस यही जो मुख्य चीज था वेरिएंस निकालना, यही इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, इसके बाद से जो हमारा मानक विचलन है और स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रसरण गुणांक है, ये आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा वेरिएंस। तो अब इसके बाद से देखिए मानक विचलन निकालने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, अंडर रूट में हम कर देते हैं v। अंडर रूट में v करने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में v करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रसरण आया गया है इसी का रूट हम निकाले। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मतलब कितना हो जाता है 5, कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया वो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा वेरिएंस हो गया 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसरण गुणांक की बात करते हैं। तो जो प्रसरण गुणांक होता है इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, सीवी से। किससे, सीवी से। तो जो प्रसरण गुणांक होता है या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है उसके लिए देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू, एक फार्मूला केवल आप लोगों को लर्न करना है, क्या, देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन और इनटू में करेंगे हम 100 और ये हो जाएगा परसेंट, ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है या प्रसरण गुणांक होता है उसका ये फार्मूला होता है, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, चलिए अब जब यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे तो आएगा कितना, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आया कितना हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, तो यहां हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाय, अब देखिए मीन हमें लेना है, मीन किसका, मीन ये जो हमने मीन निकाला ये नहीं, मीन जो लास्ट शुरू में आया था इनिशियली, तो मीन कितना आया 7, तो 5 डिवाइड बाई 7 और इंटू कर देंगे कितना 100, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 71.4%, कितना आ जाएगा 71.4%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ पा रही हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहले हमें एक डेटा दिया गया था 14, 0, 6 और 8, इसका हमें निकालना था ये तीनों, प्रसरण, मानक विचलन और प्रसरण गुणांक। हमने क्या किया, जो हमारा डेटा दिया गया था इसको हमने एक्स कंसीडर किया सबसे पहले, फिर हमने कहा कि जो ये डेटा दिया गया इसका आप मीन निकाल लीजिए, तो हमने इसका मीन निकाल लिया तो कितना आ गया 7। फिर हमने क्या किया, जो हमारा डेटा था उसमें से मीन जो हमारा था इसके नीचे लिखा और इसमें से इसका डिफरेंस लिया, तो देखिए x माइनस एम, तो इसको जब माइनस किया तो 7, यहाँ भी -7, यहाँ -1 और यहाँ 1। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारा डिफरेंस आया था इसका स्क्वायर मैंने लिया, तो 49 यहाँ 49 यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ। फिर मैंने क्या किया कि जो हमने डिफरेंस निकाला था और स्क्वायर किया था इसका मीन लेना है, इसका जब हमने मीन लिया तो यही वेरिएंस कहलाता है। जो हमने x माइनस एम किया या जो डेटा था उसका मीन निकाल के जो स्क्वायर किया, इसी का जब हम लेते हैं क्या मीन, तो वो हमारा क्या आता है वेरिएंस या प्रसरण आता है। तो v इज इक्वल टू 49 और ये जो डेटा आया था इसको ऐड करके 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 25, तो ये हमारा हो गया वेरिएंस। क्या हो गया, वेरिएंस या प्रसरण। फिर हमने कहा कि केवल अगर प्रसरण हमारा निकल जाता है या वेरिएंस निकल जाता है तो हम सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, वेरिएंस हमारा आ गया तो उसके लिए फिर मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कुछ नहीं करना है, वेरिएंस आपका निकल गया, अंडर रूट में वेरिएंस लिख दे या प्रसरण लिख दे, वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया √25 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर मैंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाने के बाद अब हम आते हैं किस पे, प्रसरण गुणांक पे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो डिवाइड बाय मीन इनटू में 100%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया था 5, कितना आया है 5, तो 5 डिवाइड बाय 7 क्यों, क्योंकि मीन हमने इनिशियली जो निकाला था वो कितना आया था 7, तो 5 डिवाइड बाय 7 इंटू में 100 और ये हो जाएगा 100%। तो सी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 5/7 इंटू 100%। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना
71.4%। कितना आ जाएगा? 71.4%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों इतनी बात आप लोगों को समझ पा रही होगी। अब ये एक एग्जांपल हो गया तो आप लोगों को बेसिक पता चल गया कि कैसे ये चीजें करना। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं उसको आप खुद भी पॉज करके करिए और फिर मैं वो चीज समझाता हूं तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रसरण या मानक विचलन हमारा निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो ये डेटा दिया गया 14,0, 14,0। ठीक है, और इस डेटा का हमें क्या निकालना है? ये तीनों चीजें हम निकालते हैं, प्रसरण भी निकालेंगे, मानक विचलन भी निकालेंगे और प्रसरण गुणांक भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। मैंने कहा था कि जो हमारा डेटा दिया गया है इस डेटा को हम क्या मानेंगे? x। तो इसको हम मान लेते हैं x। x इज इक्वल टू ये दिया गया 14,0, 14,0। ठीक है, फिर इसका क्या करना है? फिर हमने कहा था कि इसका मीन निकाल लेना। तो चलिए यहाँ पे हम मीन निकाल लेते हैं। तो वैसे निकाल लेते हैं 1 2 3 4 4 डेटा दिया गया तो 14 + 0 + 14 + 0 डिवाइड बाई 4 तो 14 14 28 और करेंगे 28 और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। कितना? 7। तो मीन जो आ गया वो कितना आ गया हमारा? 7। कितना आ गया? 7। तो हमने कहा था कि जो मीन आएगा उसको क्या करना है? जो हमारा x दिया गया है सब डेटा के नीचे लेना है। क्यों? क्योंकि x - m हमें निकाला इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7, यहाँ पे भी लिखते हैं 7, यहाँ पे भी लिखते हैं 7 और यहाँ पे भी लिखेंगे 7। ठीक है, फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में x - m लेते हैं। x - m का मतलब क्या हुआ? जो हमारा डेटा दिया गया उसमें से जो मीन है उसको माइनस करेंगे। चलिए 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। 0 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा? -7। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7। 0 में से 7 माइनस करेंगे तो -7। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि जो x - m हमारा आया था इसका हम लेंगे स्क्वायर। क्या लेंगे? स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, -7 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 और -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, बस यहां तक हमारा काम खत्म। डेटा लिया, मीन निकाला, मीन को माइनस किया और जो डिफरेंस आया था उसका स्क्वायर किया। ठीक है, अब हमारी कहानी शुरू होती है क्या? वेरिएंस निकालने की। चलिए तो वेरिएंस जब हम निकाले जाएंगे तो चलिए देखिए वेरिएंस कितना हो जाएगा। हमने कहा था जो डिफरेंस का स्क्वायर आ रहा है, डेटा और मीन का जो डिफरेंस आ रहा है उसका जो स्क्वायर आ रहा है, इसी का हमें क्या लेना है? मीन। वही हमारा वेरिएंस कहलाएगा। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा? देखिए 49 + 49 + 49 और +49 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 × 49 और डिवाइड बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा कितना हमारे पास? 49। तो v की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 49। v का मतलब क्या हुआ हमारा? प्रसरण। तो जो वेरिएंस या प्रसरण आ गया वो कितना आ गया हमारा? 49। बस अब हमारा काम खत्म, वेरिएंस हमारा हो गया। अब मानक विचलन निकालना काफी आसान। मानक विचलन कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, दिस विल इक्वल √49, दिस विल इक्वल 7। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ गया? 7। वेरिएंस कितना आ गया? 49। लास्ट हम निकालते हैं क्या हमारा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या प्रसरण गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का जो फार्मूला था वो क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100%, दिस विल इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 7 डिवाइड बाय मीन कितना आया था हमारा? 7। मीन कितना है यहाँ पे? 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और इनटू में 100%, तो दिस विल इक्वल 7 से 7 खत्म, कितना बचेगा हमारा? 100%। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो हमारा है वो कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे प्रसरण, मानक विचलन और प्रसरण गुणांक निकालना। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं इस पे कराता हूं, उसके बाद जो रेंज के क्वेश्चन है, ठीक है, परिसर के क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन और आप देखिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और जिंदगी में ये चीजें कभी आपको ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है मित्रों, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो हमारा डेटा दिया गया वो ये है 9 7 5 5 4 4 4 और 2, ये डेटा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डेटा को हम क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। और उसके बाद क्या निकालेंगे? इस डेटा का मीन। ठीक है, तो चलिए इसका मीन निकाल लेते हैं। इसका मीन निकालेंगे तो देखिए 9 और 7 16, 16 5 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 4 34, 34 4 38 और 38 और 2 कितना हो जाएगा हमारा? 40। ठीक है, और मतलब जो सम आ गया वो टोटल कितना आ गया? 40 और डिवाइड बाई टोटल डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यानी जो हमारा मीन आ गया वो कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत नहीं, मीन इनके नीचे लिखते हैं तो ये 5, यहाँ भी 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 5 और यहाँ भी 5। ठीक है, फिर क्या लेते हैं हम? इन दोनों का डिफरेंस x - m। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 5 में से 5 0, 5 में से 5 0,
4 में से 5 -1, 4 में से 5 -1, 4 में से 5 -1, 2 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है, फिर क्या करना हमें x माइनस एम होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, ये 1, ये 1 और ये 3 3 का कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, चलिए अब हमारी कहानी बन गई। अब हमें क्या निकालना है, निकालना हमें क्या वेरिएंस। ठीक है, चलिए तो वेरिएंस निकालेंगे तो यही मैं निकाल देता हूं। देखिए वेरिएंस v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए इसको ऐड करते हैं 16 प्लस 4 प्लस, देखिए ये 0 0 इसको छोड़ देते हैं, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 1 1 और फिर प्लस 1 और प्लस हमारे पास 9 और डिवाइड बाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 0 आया है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ये जो डेटा है इसको हम कैलकुलेशन में देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8। नाउ दिस विल इक्वल, देखिए 9 और 1 10, 10 से 11 11 12 12 4 16 और 16 और 16 32, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कितना हो गया 4। बस अब हमारा काम बन गया। v इज इक्वल टू जो हमारा वेरिएंस आ गया वो कितना आ गया 4। बस वेरिएंस हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा अंडर रूट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये निकालते हैं CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100%। ठीक है, तो CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिवाइड बाय मीन कितना है, देखिए मीन कितना है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5 और इनटू में कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा परसेंट। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार 20 बार, तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा या प्रसरण गुणांक वो कितना आ जाएगा CV इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा 40%, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारा आ गया वो कितना आ गया 40%। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूं ये जो क्लास थी हमारी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रसरण मानक विचलन और प्रसरण गुणांक, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा ना तो केवल एक चीज आपसे निकालने के लिए पूछता है। आपने प्रैक्टिस सेट जब दिया होगा तो आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, केवल एक चीज, या तो आपसे क्या पूछेगा, या तो आपसे प्रसरण पूछेगा, या तो आपसे प्रसरण मतलब मानक विचलन पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, या प्रसरण गुणांक या मतलब जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो इन तीनों में से कोई एक ही चीज पूछेगा। देखिए वो 2 या 3 कुछ भी पूछ सकता है पूछने को तो, लेकिन जनरली जो होता है वो केवल एक ही चीज पूछेगा इन तीनों आंकड़े में से। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। मैंने ये पूरा इसलिए निकालने के लिए बताया कि अगर आपसे इत्तेफाक से अगर आप तीनों आपसे पूछ लेता है तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, या मुझे आप लोगों को तीनों चीजें बतानी थी कि ये प्रसरण मानक विचलन और प्रसरण गुणांक कैसे निकलता है। इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस लिए इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने तीनों चीजें आपको निकाल के दिखाई ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या न रह जाए इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या समझाया आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में इसी पे बेस्ड। ठीक है, वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अगर ऐसे डेटा दे के नहीं आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट उस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। और उस तरीके के क्वेश्चन क्या होंगे कि जो ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन और इनटू में 100%, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो हमारा फार्मूला है ना, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का है, इस फार्मूले को आप लोग लर्न रखिएगा। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को जब ये चीजें कैलकुलेट करनी है तो ये लर्न ही है, तो वैसे भी लर्न रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से बता देता हूं। ठीक है, जैसे इसको मैं रफ करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन डायरेक्ट ये चीज पूछेगा क्या कि क्वेश्चन में ये दे देगा कि जैसे डेटा दे देगा आपसे, क्या दे देगा कि कुल डेटा के माध्य का मान, कुल डेटा के माध्य का मान, इसका मतलब मीन दे दिया। मीन कितना दे दिया है 15। ये क्वेश्चन है, मैं केवल आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। ऐसे दे देगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कुल डेटा के माध्य का मान 15 है, इसका मतलब जो हमारा मीन है वो डायरेक्ट कितना दे दिया है 15। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, डेटा देगा तो कैलकुलेट करना है, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि कुल डेटा के माध्य का जो मान है वो 15 दिया गया और जो मानक विचलन है वो 5, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना दे दिया गया 5 दे दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसका प्रसरण गुणांक बताइए। प्रसरण गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये चीज। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो ये फॉर्मूला है CV इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू या मानक विचलन, ये प्रसरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन डिवाइड बाय मीन इनटू 100%। ये क्वेश्चन आप लोगों को लर्न करना है, जो ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए यहां से जब हम निकालेंगे इसको तो डायरेक्ट ये चीजें दी गई, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइड बाय मीन और इनटू में ये होता है 100%। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम निकालेंगे या प्रसरण गुणांक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया 5, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय
15 और इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 और ये परसेंट है तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा वो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, या ऐसे भी दे सकता है 33.33%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको मैं करा देता हूं। जैसे सेम यही क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी यही चीज दिया गया क्वेश्चन में कि कुल डेटा के माध्य का मान यानी m इज इक्वल टू दिया गया है 20, कितना दिया गया है 20, और पूछ रहा है कि मानक विचलन का मान 4 दिया गया है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है 4 दिया गया। और लास्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसका प्रसरण गुणांक बताइए। प्रसरण गुणांक का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो फिर वही चीज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और इनटू में हम कर देंगे 100%। तो यहां से CV इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है 4 और मीन कितना दिया गया है 20 और इनटू में कर देंगे हम कितना 100%। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में तो ये कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई है कि डेटा दिया गया तब कैसे निकालेंगे, और डायरेक्ट जब क्वेश्चन दे दिया गया है तो इसमें हमें केवल प्रसरण गुणांक ही पूछेगा, तो यहां से ये चीज हम निकाल देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप लोग समझ पा रहे हो। अब चलिए जो लास्ट हमारा टॉपिक बच गया था रेंज, ठीक है, कि रेंज को देख लेते हैं कि रेंज पे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए रेंज में मित्रों सबसे आसान क्वेश्चन, अगर रेंज आप लोगों को पूछता है तो समझिए आपको सोने पे सुहागा। कैसे, मैं इस चीज को बताता हूं। देखिए रेंज पूछेगा तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ डेटा लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है और इस क्वेश्चन का अगर आपसे रेंज पूछे, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपका दिया गया है 5 दिया गया है, 18 दिया गया है, 12, 23, 59, 63 और यहाँ 25 फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया गया आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 25 हो गया, 13 हो गया, 29 हो गया, यहाँ और बढ़ा देते हैं 65 हो गया, 72 हो गया। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं, इतने से आप लोग समझ पाएंगे कि रेंज क्या होता है। देखिए रेंज में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये डेटा दिया गया, इसका पूछे कि आपको रेंज बताना है। रेंज का मतलब होता है परिसर या परास, परिसर कह के भी पूछ सकता है, परास कह के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि सबसे इसमें लोअर वैल्यू कितनी है, सबसे लोअर वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे लोअर वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5। फिर देखेंगे कि सबसे हायर वैल्यू कितनी है, तो सबसे हायर वैल्यू कितनी है हमारे पास, चलिए इसको 65 कर देते हैं। सबसे हायर वैल्यू कितनी है हमारे पास 65। तो जो रेंज होता है बेसिकली ना वो क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस होता है। देखिए रेंज का मतलब ये होता है कि परास की डेटा जो है कहां से स्टार्ट किया और कहां तक दिया गया है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस कितना वही रेंज या परास कहलाता है। तो 65 - 5 करेंगे तो 65 और -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, और यही हमारा रेंज या परिसर या परास होगा। ठीक है, सेम यही तरीके इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे छोटा डेटा इसमें कौन सा है 3 और सबसे बड़ा डेटा कौन सा है हमारे पास 72। तो इसका रेंज हम निकालेंगे, रेंज तो कितना हो जाएगा 72 और -3 कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69। तो ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, तो रेंज अगर आपसे पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल डिफरेंस देख लेना है कि सबसे छोटा जो डेटा है वो और सबसे बड़ा डेटा है उनमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, हाँ बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं, जो सबसे छोटा और जो बड़े सबसे बड़ा है बस इन्हीं, चाहे बीच में हो, चाहे इस साइड हो, चाहे इस साइड हो, कहीं भी हो, केवल ये देख लेना कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा डेटा कहाँ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों आज की जो क्लास में मैंने आप लोगों को बताया ये चारों टॉपिक्स, चाहे प्रसरण हो, चाहे मानव विचलन, चाहे प्रसरण गुणांक, चाहे रेंज, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।